हेलो गाइस, दिस इज संदीप। वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आपको पता है हम लोग ज्योग्राफी पे बात करते आ रहे हैं और यहाँ तीसरा टॉपिक हमने उठाया था जहाँ पे आपका रहेगा छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं। मतलब इस पे बात करना हमने स्टार्ट किया था। आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने कहा है कि सबसे पहले हमें जो आपका भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत 4 चीज़ों पर चर्चा करनी है। एक तो आपका था पहाड़ी क्षेत्र, मैं रिमेंबर के लिए आपको बता दूँ, और एक था आपका मैदानी, ठीक है, मैदानी क्षेत्र था। इसी प्रकार हमने कहा था कि पाठ क्षेत्र पे बात करेंगे और एक रहेगा आपका पठार, ठीक है। 4 ही चीज़ भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत देखा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इन चीज़ों पे हमें बात करनी थी और आपको पता होगा क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका भौतिक विशेषताएं। तो क्लास 6 पार्ट 1 के तहत आपका पहाड़ी क्षेत्र पे अच्छी खासी समझ हमने बना ली है। अब जो इसके पिछले जो क्लास है जो सेम क्लास है क्लास 6 के नाम से ही होगा और पार्ट 1 वहाँ पे लिखा होगा, उसको उसमें जाके देखेंगे तो आपको पहाड़ी के बारे में डिटेल मिल जाएगा। ये तो रहा इनिशियली बात। अब देखते हैं हम लोग का जो बाकी है। दूसरे नंबर पे आपको मैदान है, तीसरे नंबर पे पाठ, या फिर तीसरा पठार और चौथा हमें पाठ पे बात करनी है। तो ये वीडियो भी क्लास 6 पार्ट 2 है, मतलब जो पिछले टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके बारे में आपका पार्ट 2 वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसके बारे में हमें देखना है। और छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि बहुत बड़ा है, इसके आगे प्राकृतिक प्रदेश पे भी हमें बात करनी है। तो 1 बाय 1 हम आगे चलेंगे। तो हमें अभी डिस्कस करना है जो कि सेकंड नंबर का रहेगा। पहले नंबर का पहाड़ियों पे बात हमने कर ली है पहले वीडियो में, उसको आप बिल्कुल देखेंगे। तो सेकंड नंबर पर रहेगा आपका मैदानी क्षेत्र, ठीक है, प्लेन रीजन, मैदानी क्षेत्र पे करना है। इसके पहले हम कुछ आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैदानी क्षेत्र कहते किसको है, ठीक है। आप एक एक करके आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, मैं मैदानी क्षेत्र का नाम भी बताऊंगा। तो मैदानी क्षेत्र कहते किसको है उसको पहले आप देखोगे। तो धरातल का वह भाग, ठीक है, धरातल का वह भाग जो समुद्र तल से, ठीक है, 300 मीटर, ठीक है, समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा होता है। परफेक्ट है, 300 मीटर से भी कम ऊंचा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका ढाल अत्यंत कम होता है। इसका ढाल जो है आपका अत्यंत कम होता है, ठीक है, स्लोप इज वेरी लेस। अब इसके बाद एक चीज और दिखा जाता है, यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती है, जो भी नदियाँ प्रवाहित होती है वो काफ़ी धीमी होती है, क्योंकि मैदान है, प्लेन है पूरा। तो वहाँ पे नदियाँ सोचो, वहाँ पे ऊंचाई उतना नहीं है, वहाँ पे ऊंचाई नहीं है। आप तो देख ही रहे, समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा रहता है। तो ऑब्वियसली नदियाँ जो है इसकी जो प्रवाह है काफ़ी धीमी होगी, ठीक है, प्रवाह आपका धीमी हो जाएगी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा मैदान किसे कहते हैं। हालांकि आप जानते हैं लेकिन आपको थोड़ा इस वर्ड में जानना भी पड़ेगा। तो ये तो रहा आपको मैदान की इंट्रोडक्शन के किसे कहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान को 2 पार्ट में समझा जा सकता है। ऐसा डिवाइड नहीं है, उसे आपकी सुविधा के अनुसार 2 पार्ट में बांट सकते हो। कैसे वो देखेंगे, कैसे पढ़ सकते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान को, वो आप देखेंगे। तो 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। मैंने कहा है एक भाग रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, ये मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ का मैदान। एक भाग रहेगा अन्य मैदान, ठीक है, अन्य मैदान। और इसके साथ में बेसिन को भी लेंगे, इंक्लूडिंग बेसिन, ठीक है। ये प्लेन आप छत्तीसगढ़ और इसमें रहेगा आपका अदर प्लेन इंक्लूडिंग बेसिन। तो ये बेसिन के साथ अन्य मैदान को एक साइड से आपको पढ़ा जाएगा, इसको अलग से पढ़ना है। और छत्तीसगढ़ का मैदान आपको पता ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच वाला क्षेत्र होता है काफ़ी बड़ा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाना पड़ता है। तो इसको अलग से मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। और ये अन्य मैदान को आपको अलग से पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाते भी हैं। परफेक्ट। तो छत्तीसगढ़, अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है आपको मालूम होना चाहिए। देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक रहेगा आपका, ठीक है, महानदी पार मैदान। आपने सुना भी होगा। छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत या फिर इसके 3 भाग होते हैं, फिर 3 भागों पर चर्चा होती है। कौन कौन से मैं बता रहा हूँ। महानदी पार मैदान, ठीक है, आप जरा भी टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे जो भी वर्णित वर्ड होगा, जो भी शब्द आएगा, एक एक चीज़ क्लियर होगी, इसकी तो गारंटी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे, एक एक मैं समझाऊंगा, एक एक शब्द को समझाऊंगा। अभी ये महानदी पार मैदान आ गया है तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, मैं समझाऊंगा आगे। पहले देख लो पढ़ना क्या है छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत। तो महानदी पार मैदान है, सिमिलरली शिवनाथ पार मैदान है। बिगिनर है उनके लिए तो ये अलग लग रहा होगा, लेकिन अभी सब एक एक चीज करके समझेंगे। तो महानदी पार मैदान, शिवनाथ पार मैदान, और एक रहेगा आपका महानदी शिवनाथ दोआब,
ठीक, इसको दोआब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ट्रांस, इसको बोलते हैं ट्रांस महानदी प्लेन, ट्रांस शिवनाथ प्लेन, और इसको बोल सकते हो महानदी शिवनाथ दोआब ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में भी। अब अन्य मैदान की हम बात करें तो अन्य मैदान या फिर बेसिन की यहाँ पे बात करें तो बेसिन में बता दूं क्या क्या पढ़ना है। यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया है, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है वो देख लो। ये इधर तो आपने समझ लिया है, इधर देखेंगे बेसिन में क्या क्या पढ़ना है। आपको नाम से ही समझ आ जाएगा क्लास में क्या होने वाला है। जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं पे चर्चा होने वाली है। परफेक्ट। तो रिहंद बेसिन है आपका, ठीक है, बी लिख दे रहा हूँ क्योंकि समय को भी देखना पड़ता है। रिहंद बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, कन्हार बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, और इसी प्रकार हसदेव, ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा सरगुजा बेसिन, ठीक है, सरगुजा बेसिन आएगा। फिर आपका आ जाएगा कोरबा बेसिन आएगा। इसी प्रकार आपका रायगढ़ बेसिन आएगा, ठीक है। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 बेसिन और पढ़ना है। एक रहेगा आपका कोटरी बेसिन, ठीक है, कोटरी बेसिन जो कि यहाँ पे रहेगा। और एक लास्टली आपको अन्य मैदान पढ़ना है, वो रहेगा आपका बस्तर का मैदान, ठीक है, बस्तर का मैदान। और इधर मैंने कहा है महानदी पार मैदान, ठीक है, शिवनाथ पार मैदान, और एक मैंने कहा है महानदी शिवनाथ दोआब। परफेक्ट है। तो इन चीज़ों पे अब बात करोगे तब आपका जाके ख़त्म होगा मैदानी क्षेत्र। अब सोचो कितना बड़ा सिलेबस है। तो मैदानी क्षेत्र खत्म करने के लिए इन चीज़ों पे हमें एक एक करके बात करनी है और एक एक चीज़ को मैप में भी समझना है। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक क्लास आपके लिए, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और एक एक चीज़ क्लियर होगा। तो मैदानी क्षेत्र दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान पे, और मैं आपको बता दूं प्राकृतिक प्रदेश इसके अगला वाला टॉपिक है। ये तो तीसरा है। चौथा टॉपिक आपके रहेगा प्राकृतिक प्रदेश। उसका मतलब ही यही है कि कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश में बटा हुआ है। और ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान देख रहे हैं मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत, ये अपने आप में एक प्राकृतिक प्रदेश है जो कि 20 भागों में पाया जाता है। मेनली 2 संभाग में, रायपुर और फिर आपका हो जाएगा दुर्ग और फिर बिलासपुर। ये तीनों संभाग में कौन सा पाया जाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान एक प्राकृतिक प्रदेश के रूप में ही है। तो इसको विस्तृत रूप से यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्राकृतिक प्रदेश का मतलब ही क्या देगा, अगले टॉपिक ही है। तो इसको मैं समझाऊंगा भी होता क्या है, महानदी पार मैदान क्या है, शिवनाथ पार मैदान क्या है, महानदी शिवनाथ दोआब किसे कहते हैं, फिर उसी प्रकार हम लोग अन्य मैदान, इसको तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक रहता है। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ मैदान के बारे में, इसके बारे में मैं आपको अच्छा खासा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बिल्कुल आप अपने कॉपी के कोने में लिख के रखेंगे ताकि एक एक करके आपको समझने में आसानी होगी, इसको भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, मैदानी क्षेत्र है आपका टॉपिक, इसको ध्यान रखेंगे। जो चल रहा है उसी टॉपिक में ही अपना नोट्स बनाएंगे और एक एक करके आपको उसे देखना होगा, समझना होगा, तभी जाके अच्छी समझ बनेगी। मैपिंग तगड़ी होनी चाहिए, ये पहले भी मैंने बताते आया है। आपको पता होगा कि पहला और दूसरा क्लास मैपिंग और जिलों निर्माण और संभाग निर्माण पे ही बात हुई है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाएंगे तो आपको मैप अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि आपने देखा है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग का पहला जो हमें बात करना था छत्तीसगढ़ का मैदान। याद रखेंगे मैप है छत्तीसगढ़ का, मैप जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में बनाया हूँ। आप देखेंगे, आपको ज्ञात हो यहाँ पे आपका धमतरी है, ठीक है, यहाँ पे धमतरी, यहाँ से आपका महानदी निकल कर कुछ यूँ चली जाती है। फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हो, इवन इसको अलग, ठीक है, समझ सकते हो, अलग कलर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है पानाबरस जो पहाड़ी है वहाँ से शिवनाथ नदी अपनी आती है और फिर वो जो है फिर आपका ऐसे होते चली जाती है। इवन मैं यहाँ पे जगह रखूँ ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। परफेक्ट है। तो यहाँ से आपकी शिवनाथ नदी आती है और ऐसे होके चली जाती है। परफेक्ट है। तो मैं महानदी को थोड़ा सा और कुछ यूँ कर देता हूँ, ठीक है। एकदम से एग्जैक्ट मत देखना, बस आप समझो ऐसी ही जाती है, ये डायरेक्शन ऐसी ही है। हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ही गुजारेंगे महानदी, ठीक है। यहाँ मेरे को आपको समझाना जगह भी चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा सा शॉर्ट बना रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा इधर उधर कर रहा हूँ। इस पर ध्यान ना देके आप समझने की कोशिश करोगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आपकी शिवनाथ नदी जाती है और यहाँ से आपकी महानदी जाती है, शिवनाथ नदी जाके यहाँ पे मिल जाती है। इतना आपको क्लियर हो गया है इस चित्र के माध्यम से। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत मैंने एक चीज़ कहा है महानदी, ठीक है, आप इसको लिखो, एक बार लिखो यहाँ पे महानदी पार मैदान, ठीक, महानदी पार मैदान। एक मैंने कहा है आपको शिवनाथ पार मैदान, ठीक है, शिवनाथ आपका ये पार मैदान होगा। एक मैंने कहा है महानदी शिवनाथ दोआब, ठीक है, शिवनाथ दोआब। अब यहाँ पे देखेंगे
दोआब मैं पहले बताता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। दोआब देखेंगे तो दोआब का मतलब ये है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसको दोआब कहा जाता है। ठीक है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। परफेक्ट है। तो आप देखेंगे, मान के चलो ये आपका एक नदी है, ए आपका नदी है, या फिर ए आपका नदी है, ए आपका नदी है, तो बीच का मैदान क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा आपका, क्योंकि दो नदियों का बीच का क्षेत्र है। परफेक्ट। तो इसी प्रकार ये आपका दोआब है। ठीक है, ये दो नदियों के बीच में है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये कौन सी नदी है? आपकी महानदी है। ये कौन सी नदी? शिवनाथ नदी है। तो इसको कौन सा दोआब कहेंगे? महानदी शिवनाथ दोआब। तो ये दोआब वाला चीज आपके लिए क्लियर हो गया है कि दोआब किसे कहते हैं। परफेक्ट है। अब देखते हैं महानदी पार मैदान, शिवनाथ पार मैदान। तो ये महानदी है। ठीक है, इसके इस पार को तो पार मैदान नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे नदी नहीं रहती तो इसको पार मैदान जरूर बोलते, क्योंकि महानदी के उस पार है। यहां तक क्लियर है। चूंकि इधर भी नदी है और बीच में दोआब बन गया है, इसलिए महानदी के इस पार वाले जो भी इसके भाग है, इसके मैदान है, इसको महानदी, ठीक है, पार मैदान कहा जाता है। समझ में आ गया? ये महानदी के इस पार वाले भाग को महानदी पार मैदान कहा जाता है। परफेक्ट है। और महानदी और जो शिवनाथ नदी बीच के क्षेत्र को महानदी शिवनाथ दोआब कहा जाता है, क्योंकि दो नदियों के बीच में बना हुआ भूभाग या फिर बीच में बना हुआ मैदान, इसको दोआब कहा जाता है। यही कारण है कि दो नदियों के बीच में जो मैदान दिख रहे हैं इसको दोआब कहेंगे। और इस नदी का नाम महानदी है, इस नदी का नाम शिवनाथ नदी है, इसलिए इसे महानदी शिवनाथ दोआब कहेंगे। परफेक्ट है। अब इससे सरल तो नहीं हो सकता है ना बॉस, आपको समझना पड़ेगा। अब इसके आगे देखेंगे जो आपकी है ये रहेगा आपका शिवनाथ नदी। तो अब शिवनाथ पार मैदान कौन सा होगा? आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। तो ये आपका हो जाएगा शिवनाथ पार मैदान। कोई भी दिक्कत है? यहाँ तक आपने समझ लिया है आपको किस टाइप से पढ़ना है। तो आगे जब छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत, वहाँ मैं बहुत अच्छे से आप लोग को और इसके बारे में डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। अब ये समझने के बाद एक ही चीज़ आपका बचता है कि आपको इसके बारे में फैक्ट लिखना है, इसके बारे में मेंस के लिए आंसर राइटिंग अच्छे से करना है, और इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर समझ बनाना है। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, इसके आगे मैंने कहा है प्राकृतिक प्रदेश, जो कि आपका चौथा टॉपिक रहेगा। वहाँ पे एक प्रदेश ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पूर्वी बघेलखंड का पठार है, यहाँ पे पाठ प्रदेश है, यहाँ पे महानदी है पूरा, और यहाँ पे दंडकारण्य का पठार है। वहाँ पे इसके बारे में हमें पढ़ना ही है। तो यहाँ काहे के लिए पढ़ें? ठीक है, क्योंकि डबल नहीं पढ़ाना है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का मैदान मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक विशेषता के अंतर्गत आता है। इसके बारे में डिटेल यहीं भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसको प्राकृतिक प्रदेश वाला में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अब बचता है बेसिन। ठीक है, तो हमें बेसिन पे बात करनी। छत्तीसगढ़ का मैदान आपको समझ में आ गया है, कहाँ है, किस प्रकार से है, और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, समझ में आपको आ गया है। तो मैं चलूँ अब बेसिन पे करते हैं। जैसे कि आपको पता है दो भागों में बांटा था, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में मैं बता दिया हूँ। अब चलते हैं, पहला बेसिन रहेगा आपका रिहंद बेसिन। ठीक, रिहंद बेसिन, और मैंने कहा है कन्हार बेसिन। आपको ज्ञात हो रिहंद और कन्हार ये दोनों बेसिन बलरामपुर जिले में स्थित है। मैप में आप आराम से देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले रिहंद बेसिन पे ही चलते हैं हम लोग। रिहंद बेसिन को आप देख लेंगे। रिहंद बेसिन ये जैसे कि आपको छत्तीसगढ़ है, आपको पता है यहाँ से लेकर आपका बलरामपुर है। परफेक्ट, मान सकते हो, यहाँ से लेकर आपका बलरामपुर है। तो रिहंद बेसिन आपका, ठीक है, एक मिनट रुको, बलरामपुर को थोड़ा यहाँ से मेरे को लेना पड़ेगा। ठीक, ये रहा आपका बलरामपुर। तो रिहंद बेसिन जो है आपका यहाँ पे स्थित है। परफेक्ट, कोई दिक्कत? ये आपका रिहंद बेसिन है। बेसिन से मतलब आप क्या समझ रहे हो कि मुख्य नदी के द्वारा अपने सहायक नदियों के जल को जहां से वो लेकर आगे बढ़ती है, जहां से लेकर वो जाती है, उसी बेसिन कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि जो भी आपका जो मुख्य नदी है, ये आपके लिए मान के चलो मुख्य नदी है। अब यहाँ से अपनी इसकी सहायक नदियाँ आ रही है, लेकिन जिस भाग से सभी सहायक जो इसकी नदियाँ हैं उसकी पानी को लेके जहाँ से लेकर वो निकल जाती हैं, जहाँ से लेकर वो चली जाती हैं, ठीक है, उस जगह को, उस स्थान को ही बेसिन कहा जाता है। इसको आप अपने घर के बेसिन से भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी घर के बेसिन है ये, मान के चलो, ठीक है, ये आपका घर का बेसिन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेना, चित्र बनाने में मैं थोड़ा सा पीछे से टॉपर हूँ। तो ये आपका रहेगा बेसिन, ठीक है, घर में ऐसे ही होता है। तो आपको बताओ, आप बताओ मेरे को, ये आपको मुख्य मार्ग है, मतलब इसको बोल सकते हो मेन रिवर है, ये आपकी मुख्य नदी है। तो मुख्य नदी के द्वारा मैंने कहा है सहायक नदी के पानी को
जिस जगह से लेकर चली जाती है। आप कहीं से भी पानी डालो, ये आपकी सहायक नदियां हैं मान के चलो, वो जाना एक ही जगह से ही है और ले जाता कौन है? मुख्य नदी। परफेक्ट है। तो इस प्रकार बेसिन उसे कहा जाता है जहाँ पे उसकी जो मुख्य नदी है वो अपनी जो सहायक नदियाँ हैं उनके जल को लेकर जिस भाग से जहाँ से वो निकल जाती है उसे ही बेसिन कहा जाता है। तभी तो रिहंद बेसिन यहाँ बना है, जबकि रिहंद का उद्गम सरगुजा के मतरिंगा पहाड़ी, समझ रहे हो, छुरी मतरिंगा जो पहाड़ी है वहाँ से हुआ है। तो वहाँ बेसिन क्यों नहीं है, जबकि सरगुजा से उद्गम हुआ है? लेकिन बेसिन कहाँ बन रहा है देखो यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे वो अपनी सहायक नदियों के सारे पानी को लेके या फिर जल को लेके निकल जा रहे हैं। परफेक्ट। तो यही कारण है कि यहाँ पे आपका रिहंद बेसिन है। ठीक है, अब इसके बारे में आप फैक्ट देखोगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं समझाने के दृष्टिकोण से ज़्यादा आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए भी थोड़ी सी मुझे आराम से बताना पड़ रहा है ताकि समझ में आए। डायरेक्ट मैं फैक्ट लिखा सकता था कि आपको, तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे विस्तार, कि रिहंद बेसिन का विस्तार कहाँ है। रिहंद बेसिन इज एक्सपेंडेड इन वाड्रप नगर ऑफ बलरामपुर। इट मीन्स मैं बोलूँ वाड्रप नगर बलरामपुर का एक तहसील है, तो आपको लिखना है कि रिहंद बेसिन का विस्तार वाड्रप नगर, ठीक है, वाड्रप नगर, ठीक, तहसील वाड्रप नगर बलरामपुर में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो रिहंद जो बेसिन है ये वाड्रप नगर बलरामपुर में, ठीक है, वाड्रप नगर बलरामपुर में विस्तृत है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये जो रिहंद बेसिन है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमांत पर, ठीक है, उत्तरी सीमांत पर स्थित है। इसको आप लिखेंगे, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमांत पर स्थित है। इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। परफेक्ट है। एक चीज़ आपने देख लिया, इट इज़ एक्सपेंडेड इन वाड्रप नगर बलरामपुर। परफेक्ट है। इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एक चीज़ इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिहंद बेसिन से लगा हुआ है कि ये जो है आपको पता है अमरकंटक से, ठीक है, ये आपका अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलते हुए ऐसे जाती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के ऊपर से। तो उत्तर की जितनी भी नदियां हैं वो सब सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा होते हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो यही कारण है कि रिहंद नदी जो कि रिहंद बेसिन है ये किसका हिस्सा है, यहां पूछा जाए तो आपको याद रखना है रिहंद बेसिन सोनगंगा अपवाह का हिस्सा है। इट इज द पार्ट ऑफ सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मेरी आवाज़ सुनकर आप लिखेंगे, क्योंकि जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे आपने बात कर ली है रिहंद बेसिन के बारे में। तो रिहंद बेसिन का विस्तार यहाँ पे है, ये उत्तरी सीमांत पर स्थित है और ये सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। परफेक्ट। एक चीज़ और, इसे सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं, ठीक है, सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये तो रहा रिहंद बेसिन के बारे में। इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है, वन बाई वन उस चार्ट को बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि उस चार्ट के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ। परफेक्ट है। तो रिहंद बेसिन देखेंगे, ये तो रहा कन्हार बेसिन देखेंगे। रिहंद बेसिन के बारे में आपकी अच्छी खासी समझ बन चुकी है। क्लियर है? अब देखेंगे कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन के बारे में देखेंगे। कन्हार बेसिन भी जैसा कि मैंने कहा है कि बलरामपुर में ही विस्तृत है। ये दोनों बेसिन बलरामपुर में विस्तृत है, ठीक है, बस इसके जगह का नाम अलग अलग है। जैसा कि मैंने कहा है रिहंद बेसिन बलरामपुर में विस्तृत है और उसका एग्जैक्ट जगह वाड्रप नगर है। सिमिलरली आपका जो कन्हार बेसिन है, ठीक है, ये स्थित है रामानुजगंज में। परफेक्ट। तो ये रहेगा आपका, ठीक, यहाँ पे स्थित है। ये जगह कम होने के कारण मैं अच्छे से उसको बड़ा नहीं बना पा रहा हूँ, बस समझिए आप। यहाँ पे स्थित है कौन सा? आपका कन्हार बेसिन। और ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है? रामानुजगंज। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लिख सकते हो इसके बारे में। और इसका दिशा अब अलग हो जाएगा। मैं कहीं पे दिशा बताना भूल जाऊँ ना तो आप बिल्कुल उसको मेंशन करना, क्योंकि हर एक का दिशा आपको लिखते जाना है। ये मैंने उत्तरी सीमांत क्षेत्र का है या फिर उत्तरी पार्ट का है छत्तीसगढ़ के बारे में, फिर ठीक है। अब देखेंगे कन्हार बेसिन के बारे में। इट इज एक्सपेंडेड, ठीक है, इन रामानुजगंज ऑफ बलरामपुर। परफेक्ट है। मतलब ये जो है आपका बलरामपुर में इसका विस्तार है। इसका विस्तार है आपका बलरामपुर में, और एग्जैक्ट बोला जाए तो रामानुजगंज। परफेक्ट है, रामानुजगंज। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरी चीज लिखेंगे इसकी स्थिति। इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, या फिर नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर बोल सकते हो आप छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये क्या है आपका उत्तरी आपको पूर्वी सीमांत क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये आपके उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसका लोकेशन ये हो गया। दूसरी चीज है कन्हार बेसिन के बारे में कि यह भी इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम। इट मीन्स ये जो है यह भी आपका, ठीक है, सोनगंगा अपवाह का हिस्सा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपवाह का
हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं। दो चीज़ों पे आपने बात कर ली है, रिहंद बेसिन हो गया है आपका और आपका हो गया है कन्हार बेसिन। ठीक है, और मैं लास्ट टाइम मेरे को एक चीज़ और आपको बताना है जो कि पिछले क्लास से रिलेटेड है। मुझे लग रहा था मैं दंतेवाड़ा की पहाड़ी के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन दंतेवाड़ा की पहाड़ी के बारे में बाकी है। परफेक्ट, लास्ट में कुछ और मेंशन करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक आप बने रहो, पिछले क्लास के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो अब देखना है हमें रामदेव बोल रहा हूँ मैं, हसदेव है एक्चुअल में, हसदेव रामपुर। ठीक है, हसदेव रामपुर आपका हो जाएगा बेसिन। तो ये तीसरा बेसिन रहेगा। दो बेसिन पे आपने चर्चा कर ली है। ये देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको जल्दी से देखेंगे आप। तो ये तो रहा आपका, ठीक है, ऊपर वाला भाग जो कि बलरामपुर है। हसदेव और रामपुर इसको देखेंगे। आपको पता है यहाँ पे एमसीबी है, मनेंद्रगढ़, आपका चिरमिरी, भरतपुर। परफेक्ट, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मुझे इधर और आपको बताना है। परफेक्ट, ये आपका एमसीबी है, ये आपका कोरिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से आपको लग जाता है जीपीएम। परफेक्ट है, यहाँ से आपको लग जाता है जीपीएम लग जाता है। परफेक्ट, यहाँ से लग जाता है कोरबा और यहाँ से लग जाता है आपका बिलासपुर। कोई दिक्कत? तो आपके जो हसदेव रामपुर बेसिन ही है। परफेक्ट, तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो हसदेव रामपुर बेसिन पाया जाएगा आपका हो जाएगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और ये आपका कोरिया हो जाएगा। फिर आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही हो जाएगा, बिलासपुर भी आ जाएगा, और आपका जो कोरबा वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। तो इन जगहों पे फैला हुआ है। इवन बिलासपुर नहीं लोगे फिर भी चलेगा। परफेक्ट है, तो आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया, और फिर आपका कोरिया हो गया, जीपीएम हो गया आपका। उसके बाद आपका ये हो जाएगा कोरबा। ये जीपीएम है, इस अगर मैं मुंगेली बोल रहा हूँ तो इसको करेक्ट करेंगे। ये आपका जीपीएम यानी कि गोरेला पेंड्रा मरवाही, और ये आपका कोरबा, और ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपका कोरिया हो जाएगा, ये एमसीबी। ठीक है, ये आपका जीपीएम और ये आपका कोरबा। तो इन जिलों में फैला हुआ है हसदेव रामपुर बेसिन। तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा? हसदेव रामपुर बेसिन इज एक्सपेंडेड इन एमसीबी, कोरिया, जीपीएम और कोरबा। परफेक्ट है, तो इसका विस्तार हो जाएगा, आप एक एक करके लिखेंगे। विस्तार मैंने कहा है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया मैंने कहा है, आवाज़ सुन के लिखेंगे। गोरेला पेंड्रा मरवाही मैंने कहा है, और एक मैंने कोरबा की बात की है। परफेक्ट, एक चीज़ याद रखेंगे, हसदेव रामपुर जो बेसिन है यहाँ कोल क्षेत्र है, यानी कि कोयला का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो इट इज़ फेमस फॉर कोल डिपॉजिट, मतलब यहाँ कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक लिख ले होंगे। तो यही है आपका हसदेव रामपुर बेसिन। मैं जल्दी जल्दी करके दो लाइन बता के इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैप के साथ आप याद रखेंगे इस प्रकार से, तो आपको अच्छे से याद चीज़ें होएंगी और चीज़ें आपसे छूटेंगी नहीं। परफेक्ट, और हमें चीज़ें छोड़ना ही नहीं है, नहीं तो वन लाइनर तो हर कोई बता ही देता है। आगे हम चलते हैं। जैसा कि आपको सीक्वेंस में याद होगा, सीक्वेंस में क्या है? सरगुजा बेसिन। ठीक है, तो आप सरगुजा बेसिन देखेंगे जो कि आपका चौथा नंबर का रहेगा, सरगुजा बेसिन। ठीक, जैसा कि मैं बता दूं, इधर आप सरगुजा बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, क्या क्या कहा मैंने? सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, ये तीनों सीक्वेंस में है। चौथे नंबर का हो जाएगा, पांचवा आपका कोरबा के बारे में बात करेंगे, छठवें नंबर का आपका रायगढ़ बेसिन होगा। ये तीनों के बारे में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ये तीनों जो है अपने ही मेन लैंड पर पाए जाएंगे। जैसा कि कैसे? सरगुजा बेसिन जो है इट इज़ एक्सपेंडेड इन द मेन लैंड ऑफ सरगुजा। ठीक है, मतलब इसका विस्तार और किसी जिले में नहीं होगा, सिर्फ सरगुजा में होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है सरगुजा यहाँ पे है। परफेक्ट, सरगुजा यहाँ पे है, तो इसका विस्तार सिर्फ इसके मेन लैंड में है। इट इज़ एक्सपेंडेड इन द मेन लैंड ऑफ सरगुजा। ठीक है, सरगुजा की मुख्य भूमि पर इसका विस्तार है। समझे? ये तो समझ में आ गया, ये क्या है आपका विस्तार। ठीक है, दूसरी लाइन देखेंगे, सरगुजा का मुख्य जो सरगुजा बेसिन है। ठीक है, सरगुजा बेसिन इस क्षेत्र का जो मेन रिवर है, द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन इज रिहंद। परफेक्ट, रिहंद इस क्षेत्र का प्रमुख नदी है, विच इज द लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा। इट मीन्स ये जो है सरगुजा का जीवन रेखा कहलाता है। दूसरी लाइन ये चीज हो गया आपका। अब इसके आगे देखेंगे, इस जिला हमेशा जो आप इसका दिशा हमेशा आपको ट्रेस करते रहना है। तो ये देखेंगे उत्तर भाग में ये छत्तीसगढ़ के, लेकिन उत्तर के सबसे मोस्ट क्षेत्र पे तो नहीं है, यानी कि आपको नॉर्दर्न मोस्ट में तो नहीं है, जैसे कि सीमांत क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा बीच में है। तो आपको लॉजिक लगाना है, अगर ऑप्शन में रहे कि ये जो है उत्तर, आपको बोल सकते हैं नॉर्थ मिडिल में है। ठीक है, तो आपको रखना है कि इसका जो दिशा है ये कहाँ पे है? आपका उत्तरी मध्य क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक, नॉर्थ मिडिल
पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज लोकेटेड टू नॉर्थ मिडिल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये तो रहा है इसके बारे में। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सरगुजा बेसिन की संरचना है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। परफेक्ट है। कौन सा कहा मैंने? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है इसकी अधिकता पाई जाती है किसके संरचना में? सरगुजा बेसिन के संरचना में। परफेक्ट है। द परसेंटेज ऑफ गोंडवाना रॉक सिस्टम इज मोर इन द स्ट्रक्चर ऑफ सरगुजा बेसिन। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे को लगता है आपको कि सरगुजा बेसिन अच्छे से आपने समझ लिया है। मैं इसका लोकेशन आपको बताया हूँ। सरगुजा बेसिन यहाँ पे स्थित है। यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं कोरबा बेसिन पे। ठीक है, कोरबा बेसिन पे चलते हैं। कोरबा बेसिन देखेंगे। ठीक, अब आपको पता है अगर मैप में आप अच्छे से मैपिंग आपका है तो यहाँ पे है आपका कोरबा, कोई दिक्कत? यहाँ पे आपका कोरबा है तो इसको हम लोग कोरबा बेसिन माने। ठीक है, ये आपका कोरबा बेसिन है। समझिए, अच्छे से समझिए, ये आपका कोरबा बेसिन है। क्योंकि मैंने कहा है कि कोरबा बेसिन जो है वो कोरबा के मुख्य भूमि पर ही स्थित है। कोरबा बेसिन इज एक्सपेंडेड इन द मेनलैंड ऑफ कोरबा। परफेक्ट है। लेकिन आपको पता है कोरबा बेसिन के ये कौन सी साइड है? पश्चिम साइड, और ये पूर्व साइड। कोरबा बेसिन के पश्चिम में आपको पेंड्रा लोरमी का पठार है। परफेक्ट, यहीं पे है। उसके बाद इसके पूर्व में क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, आपको पता है। पर एकदम पूर्व में तो नहीं, मतलब मेरा मतलब यहाँ है कि इसके लास्ट में नहीं है। परफेक्ट है, यहाँ पे कहीं है। ये छोटा मैप छोटा बना है इसलिए आपको एकदम इसके लास्ट में दिख रहा होगा। छत्तीसगढ़ बड़ा है, इतना जानते हो कि इसके पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, इसके पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार है। तो इसकी स्थिति क्या हुई एग्जैक्ट? कौन से बात कर रहे हैं? कोरबा बेसिन। तो इसकी स्थिति क्या हुई आप देख ही पा रहे हैं। इस प्रकार कोरबा बेसिन जो है पेंड्रा लोरमी के पठार और आपका छुरी उदयपुर के पहाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थिति यही है। तो देखेंगे हम लोग कोरबा बेसिन के बारे में बात कर रहे हैं। कोरबा बेसिन की स्थिति सबसे पहले हमने इसके सब टॉपिक के रूप में लिया है। तो इसकी स्थिति के बारे में मैंने बताया है कि कोरबा बेसिन, ठीक है, पेंड्रा लोरमी, ठीक है, आप रहेगा पेंड्रा लोरमी के पठार, पूरा लिखेंगे पेंड्रा लोरमी पठार एवं आपका रहेगा छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक, छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बीच स्थित है। कोरबा बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन प्लेट्यू ऑफ पेंड्रा लोरमी एंड द हिल्स ऑफ छुरी उदयपुर। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? स्थिति की बात हो जाएगी। एक एक चीज़ मैं मैप में डिक्टेट करके पढ़ा रहा हूँ। इसको छोटा छोटा भी आप बनाएंगे इस टॉपिक के साइड में तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बस एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान देना होगा कि इसके बारे में अतिरिक्त फैक्ट क्या क्या है। ये तो फैक्ट है ही नहीं, ये तो समझने वाली चीज़ थी पहली लाइन, और ये पूछा भी जाता है। ये रहेगा पहला स्थिति। अब इसके विस्तार हम देखेंगे। तो विस्तार अभी मैंने कहा है कि कोरबा बेसिन इज एक्सपेंडेड इन द मेन लैंड ऑफ कोरबा, यानी कि ये कोरबा में ही विस्तृत है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बात आती है कि कोरबा बेसिन किससे किससे बनी है। कोरबा बेसिन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय हसदेव एंड इट इज ट्रिब्यूटरीज। परफेक्ट, मतलब ये जो है हसदेव, ठीक है, हसदेव एवं इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये इसके सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? परफेक्ट है। तो ये तो रहा आपका कोरबा बेसिन के बारे में। इसके बारे में और क्या हो सकता है? तो कोरबा बेसिन इसके बारे में हाँ दिशा हो सकता है, और इसके बारे में जो पेंड्रा लोरमी को भी जोड़ के पूछा जा सकता है कि पेंड्रा लोरमी की जो पठार है वो कोरबा बेसिन के किस दिशा में स्थित है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहीं तक है आपको कोरबा बेसिन। इसके आगे हम चलते हैं तो अब आपका आएगा रायगढ़ बेसिन। परफेक्ट है, बस यहीं तक है। तो रायगढ़ बेसिन देखेंगे। ठीक, रायगढ़ बेसिन की बात करें तो रायगढ़ बेसिन में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि रायगढ़ बेसिन भी रायगढ़ की मुख्य भूमि पर विस्तारित है। इट मीन्स रायगढ़ बेसिन इज एक्सपेंडेड इन द मेन लैंड ऑफ रायगढ़। तो रायगढ़ का विस्तार, ठीक है, रायगढ़ में ही है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? तो हम लोग रायगढ़ बेसिन की बात करें, ठीक है, ये तो आपका जसपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो आपका रायगढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। परफेक्ट है। तो रायगढ़ देखेंगे, रायगढ़ के अपने मेनलैंड पर ही विस्तारित है। अगर इसको हम लोग बेसिन माने तो यहीं पर ही है। और रायगढ़ बेसिन के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये किस नदियों से मिलकर बनी हुई है। आपको पता होगा मैंड पार्ट से मांड नदी निकलती है और लुड़ेक की पहाड़ी से आपकी केलो। तो मांड और केलो नदी से यहाँ मिलकर बनी हुई है। वो उद्गम को मत लिखो, मैं नदी में और अच्छे से पढ़ाऊँगा। परफेक्ट है। तो इसका जो निर्माण है जो आपका रायगढ़ बेसिन का है, तो रायगढ़ बेसिन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई मांड एंड केलो रिवर्स।
परफेक्ट, यहीं तक है। तो ये मांड एवं, ठीक है, मांड एवं केलो, ठीक, केलो नदी से बना हुआ है, इसलिए इसे रायगढ़ बेसिन कहते हैं। बेसिन का मतलब भी मैंने समझा दिया है और वो किस टाइप से अपने पानी को लेकर जाता है ये भी मैंने बता दिया है। तो रायगढ़ बेसिन में देखेंगे विस्तार रायगढ़, मांड एवं केलो नदी से यहाँ बना हुआ है। अब ये कहा जाता है कि रायगढ़ बेसिन के दक्षिण में, परफेक्ट है, रायगढ़ बेसिन के दक्षिण में एक चीज मिलता है, उसे बोलते हैं चंवर ढाल, ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं चंवर ढाल की पहाड़ियाँ। तो चंवर ढाल की पहाड़ियाँ रायगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एक चीज और बोला जाता है, इसका जो आकार है वो धनुष आकार का है। ये फैक्ट है जो आपको जानना पड़ेगा रायगढ़ बेसिन के बारे में। तो रायगढ़ बेसिन के बारे में इतनी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञात हो। अब तक हमने 6 चीजों पे बात कर ली है, जो कि फर्स्ट था आपका रिहंद बेसिन। याद करो, मैं एक बार आपको इसको समराइज करूं मैप में। मैंने कहा था कि यहाँ पे आपका रिहंद बेसिन है, यहाँ पे आपका कन्हार बेसिन है, परफेक्ट है। मैंने कहा था यहाँ पे आपका एक चीज़ हमने बात करी हसदेव रामपुर बेसिन, परफेक्ट है। हमने सरगुजा बेसिन, फिर रायगढ़ कोरबा बेसिन, फिर रायगढ़ बेसिन, इस प्रकार 6 बेसिन पे हमने बात कर ली है। इसके बारे में डिटेल भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब देखेंगे कोटरी बेसिन, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे गोदागादी नहीं करना, ये मैप मुझे आगे और काम आएगा, क्योंकि आपको पठार के बारे में भी पढ़ाना है, पाठ के बारे में भी अच्छे से आपको पढ़ाना है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट बेसिन आपका जो रहेगा, जो कि 7वें नंबर का है, इसको देखेंगे, वो है आपका कोटरी, ठीक है, बेसिन, परफेक्ट है, कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन में सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, कोटरी बेसिन मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, परफेक्ट है। यहाँ पे मैप में आप देखेंगे ये आपका धमतरी हो जाता है, यहाँ पे आपको मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी हो जाता है। अब यहाँ पे जो हम लोग कांकेर को माने, परफेक्ट, एक कांकेर हो जाता है, फिर ये आपका नारायणपुर। 3 जिला आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो कोटरी बेसिन यहीं पे स्थित है आपका, परफेक्ट है। तो इसी जगह पे आपका कोटरी बेसिन है, परफेक्ट, कोई दिक्कत? ये आपका कोटरी बेसिन है। तो इसका विस्तार इजिली आप आराम से बता सकते हो। ये आपका मोहला मानपुर वाला है, अम्बागढ़ चौकी वाला, और ये आपका कांकेर है, ठीक है, और ये आपका रहेगा नारायणपुर। तो इस प्रकार 3 जिलों में यह फैला हुआ है। तो कोटरी बेसिन इज एक्सपेंडेड इन मोहला मानपुर, कांकेर एंड नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके विस्तार में क्या लिखोगे आप? विस्तार में आप बताएंगे कि मोहला मानपुर, ठीक है, मोहला मानपुर, और फिर आपका कांकेर, ठीक, और आपका ये हो जाएगा नारायणपुर, परफेक्ट, नारायणपुर में ये विस्तृत है। तो ये इसके बारे में विस्तार हो जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, इधर से गोदावरी नदी जाती है, क्लियर? यहाँ से कौन सी नदी जाती है? गोदावरी नदी जाती है। तो सोचो जो कोटरी बेसिन है किस अपवाह तंत्र का हिस्सा रहेगा? इजी है, क्योंकि ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा रहेगा। इट इज द पार्ट ऑफ गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। इट मीन्स यहाँ गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इसके आगे कोटरी बेसिन के बारे में एक चीज़ और देखेंगे, बस इसका दिशा देख लो आप, ठीक है, वो दिशा मैं बार बार बोला हूँ, अगर बताना भूल जाऊँ तो आप देख लेंगे। तो दिशा आपका देख सकते हो, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। तो इट इज़ लोकेटेड, बोल सकते हो, इट इज़ लोकेटेड टू साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, या फिर साउथ वेस्ट बॉर्डर, या फिर रीजन, जैसा भी आप इसको कंफर्टेबल समझें। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत। ये तरह कोटरी बेसिन। इसके आगे हम चलें तो आपके पास एक और बच जाता है, फिर आपको मैदानी क्षेत्र खत्म हो जाएगा, फिर पाट और पठार पे हम लोग चलेंगे। एक चीज़ और है जो आपका रहेगा, लास्ट है बस्तर का मैदान, ठीक है, ठीक, आपको बस्तर का मैदान लिखना है, ये आपका लास्ट है, फिर मैदानी वाला क्षेत्र आपका खत्म हो जाता है। आपके लिए बता दूं, बस्तर के मैदान को सबरी और फिर गोदावरी सबरी का मैदान भी कहा जाता है। प्लेन ऑफ बस्तर इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ गोदावरी एंड सबरी, या फिर प्लेन ऑफ गोदावरी एंड सबरी, ठीक है। तो गोदावरी एंड सबरी प्लेन ना बोल के प्लेन ऑफ गोदावरी एंड सबरी बोल सकते हो। मैंने कहा है कि जो बस्तर का मैदान है इसे गोदावरी सबरी का मैदान भी कहा जाता है, ठीक, गोदावरी सबरी का मैदान भी कहा जाता है। इसको आप लिखेंगे पहला चीज़, तो इसका नाम करके आप एक चीज़ बना सकते हो। तो इसको जो है आपको गोदावरी सबरी का मैदान कहा जाता है। दूसरी चीज़ रहेगा कि जब ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बस्तर का मैदान यहाँ तक आपको फैला हुआ है, मतलब ये आपको पता है बीजापुर हो गया, ठीक है, यहाँ पे बीजापुर है और यहाँ पे सुकमा है। तो बीजापुर और सुकमा में इसका विस्तार है। इट इज़ एक्सपेंडेड इन बीजापुर एंड सुकमा, परफेक्ट है।
और बोल सकते हो द प्लेन ऑफ बस्तर इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ प्लेन ऑफ गोदावरी एंड सबरी। परफेक्ट है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका लोकेशन भी देख सकते हो, इट इज लोकेटेड टू साउथ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। परफेक्ट है, ये सबसे साउथ पार्ट में स्थित है, दक्षिणी पार्ट में स्थित है, दक्षिणी सीमांत पर स्थित है। तो 3 चीज़ों पे मैंने बात की है। सबसे पहले इसके नामकरण को लेकर मैंने बताया गोदावरी सबरी का मैदान कहा जाता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया है इसके लोकेशन को लेकर कि ये दक्षिण भाग में स्थित है। क्लियर है। एक चीज़ और क्या बताया इसमें कि इसका विस्तार, ठीक है, सुकमा और फिर बीजापुर में है, या फिर पहले बीजापुर ले लो और सुकमा में है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक है तो मुझे बताइए। अब याद करो तीसरे नंबर पे हमें करना है पठार, ठीक है, प्लेट्यू, इस पे हमें बात करनी है। तो प्लेट्यू देखेंगे, एक चीज़ है जो पठार है इसका जो शीर्ष भाग है, इसका जो कौन सा भाग है, शीर्ष भाग है, ये सपाट होता है। ठीक, मैं बताऊंगा, ये शीर्ष भाग है, ये सपाट होता है। अब पर्वत की तुलना में पठार में चढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि इसका भाग जो है सपाट होता है। इसका जो ढाल है वो तीव्र ना हो करके मंद होता है, ठीक है, उतना तीव्र नहीं होता है, थोड़ा सा मंद होता है। यहाँ तक क्लियर है। आप पठार के बारे में इनिशियली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखें तो मेनली 3-4 पठारों के बारे में देखा जाता है। एक तो आपका रहता है पेंड्रा लोरमी का पठार, याद रखेंगे, और एक रहता है आपका, उसको लिखेंगे एक एक करके, पेंड्रा लोरमी का पठार, और एक रहता है आपका दुर्ग उच्च भूमि, एक है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, और एक रहेगा आपका बस्तर का पठार, जिसे क्या बोला जाता है, दंडकारण्य का पठार। तो याद रखेंगे पठार के अंतर्गत हमें 4 चीज़ों पे बात करनी है। ये तो आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक रहेगा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, परफेक्ट, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ रहेगा आपका दुर्ग उच्च भूमि, ठीक, मेरी आवाज़ सुन के लिखेंगे, मैं जल्दी कर रहा हूँ। तीसरा चीज़ रहेगा आपका, क्योंकि इसको समझाना ही है, ठीक है, धमतरी महासमुंद, ठीक है, महासमुंद उच्च भूमि रहेगा। और उसके बाद चौथे नंबर पर रहेगा आपका बस्तर का पठार। परफेक्ट। तो ये चारों चीज़ें पे 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ इसमें देखेंगे आप, पहला रहेगा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। पेंड्रा लोरमी का पठार, जैसा कि आपको ज्ञात हो, पेंड्रा लोरमी का पठार कहाँ कहाँ विस्तार है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले है आपका, यहाँ पे आप अच्छे से यदि ध्यान दे पाएँ, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये आपका मुंगेली है, क्लियर है, और ये आपका जीपीएम है। परफेक्ट, यहाँ से करूँ तो ये आपका जीपीएम है। तो ये मुंगेली है, जीपीएम है, और ये आपका कोरबा है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, इतना तो आप समझ रहे हो कहाँ कहाँ पे है। तो पेंड्रा लोरमी का पठार कुछ यूं विस्तृत है, परफेक्ट, ठीक, ये आपका पेंड्रा लोरमी का पठार है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार जो है आपका मुंगेली, कोई दिक्कत, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम जिसको हम बोल रहे हैं, गोरेला पेंड्रा मरवाही, और फिर आपका कोरबा में विस्तृत है। कोई दिक्कत, ठीक है। प्लेटू ऑफ पेंड्रा लोरमी इज एक्सपेंडेड इन मुंगेली, जीपीएम एंड कोरबा डिस्ट्रिक्ट्स। परफेक्ट है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, जो कि पेंड्रा लोरमी का पठार है, इसके सबसे मेजर पिक्स बोल सकते हो आप, उच्च पिक्स है ना, उसको बोलते हैं उच्च चोटी। मेजर आपका जो पिक्स है, ठीक, उच्च चोटियाँ, 2 चीज़ है। एक चीज़ लिखेंगे आप यहाँ पे, पलमा चोटी, परफेक्ट है, पलमा चोटी, और एक है आपका लाफा चोटी। परफेक्ट। हम पठारी क्षेत्र में बात कर रहे हैं, जहाँ पे पहला चीज़ आपको पेंड्रा लोरमी का पठार है। मैंने कहा है पेंड्रा लोरमी का पठार मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा में विस्तृत है। पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटियाँ की हम बात करें तो 2 ऊंची चोटियाँ मिलती हैं, जिसमें पलमा चोटी है, लाफा चोटी है, लाफागढ़ है, ठीक है, ये लाफागढ़ है। तो पलमा चोटी देखेंगे 1080 मीटर इसकी ऊंचाई है, परफेक्ट है, 1080 मीटर इसकी ऊंचाई है। एग्जैक्ट स्थिति बोलेंगे तो ये गोरेला पेंड्रा मरवाही में है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि पलमा चोटी कहाँ किस पठार का की चोटी है, तो आप बोलोगे पेंड्रा लोरमी का पठार। एग्जैक्ट इसकी स्थिति कहाँ है, जीपीएम में है, क्लियर है। अब बोला जा सकता है लाफागढ़ जो कि आपकी चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये रहेगा आपका 1048 मीटर, और एग्जैक्ट इसे पूछा जाए तो ये कोरबा में। परफेक्ट। तो ये तो रहा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। इसके आगे 2 चीज़ों पे आपको और गौर करना है। जो आपकी जो लाफागढ़ है, इसे चैतुरगढ़ का ही विस्तार कहा जाता है, क्लियर है। लाफागढ़ को चैतुरगढ़ का ही विस्तार कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, चैतुरगढ़ को
ठीक है। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। और एक चीज़ और है, जो लाफागढ़ है इसको, जिसको हमने कहा है कि 1080 इसके जो मीटर ऊंचाई है, जो कि कोरबा में स्थित है, इस लाफागढ़ को, ठीक है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो चलो आपकी जो सपने हैं दोनों मिल के उसको सजाते हैं। इसलिए एक आपको होमवर्क करना है, इसे चित्तौड़गढ़ क्यों कहा जाता है, लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़ क्यों कहा जाता है। बहुत सिंपल है, राजस्थान से जुड़ा है। उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो पेंड्रा लोलमिक पठार देखेंगे, इसके बारे में मैं जो बताया हूँ इसको एक एक करके आपने लिख लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। परफेक्ट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पेंड्रा लोलमिक पठार के बाद, जो कि आपका रहेगा, मैंने कहा है सेकंड चीज़। 1 बाय 1 चलते हैं। तो आपका आ जाता है इसमें दुर्ग उच्च भूमि, फिर हम लोग पढ़ेंगे धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, फिर हम लोग बस्तर का जो पठार है, ऐसे करते पठार वाले क्षेत्र को खत्म करेंगे। तो देखेंगे दुर्ग उच्च भूमि, पहला चीज़ इसमें याद रखेंगे, दुर्ग उच्च भूमि दुर्ग के दक्षिण भाग और फिर राजनांदगांव के दक्षिण भाग में विस्तृत है। आपको पता है राजनांदगांव के दक्षिण भाग में एक जिला है जिसे बोलते हैं मोहेला मानपुर, ठीक, मोहेला मानपुर। और दुर्ग के दक्षिण में जिला है जिसे बालोद बोला जाता है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है धमतरी हो गया, कांकेर मानो, तो ये आपका रहेगा मोहला मानपुर, और इसके जस्ट साइड में है बालोद, इसके ऊपर में राजनांदगांव है और इसके ऊपर में आपका दुर्ग है। तो सबसे पहले लाइन ही यही बोला हूँ मैं कि दुर्ग के दक्षिण वाला और फिर राजनांदगांव के दक्षिण वाला इस जिलों में यहाँ फैला हुआ है। तो राजनांदगांव के तो इस प्रकार ये मोहेला मानपुर में फैला हुआ है और बालोद में विस्तारित है। तो बोल सकते हो सॉरी, ये जो आपका दुर्ग उच्च भूमि है, परफेक्ट, ऊपर का हेडलाइन बदलेंगे, बदलना भूल गया था, ये तो रहेगा आपका दुर्ग उच्च भूमि, पठार के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका सेकंड चीज़ रहेगा दुर्ग उच्च भूमि। पेंड्रा लोलमिक पठार आपका हो गया है, दुर्ग उच्च भूमि। क्लियर है, एक एक चीज़ आप इसको 1 बाय 1 केयर करेंगे और जहाँ भी मैं भूल जा रहा हूँ उसको लिखेंगे। परफेक्ट है। तो दुर्ग उच्च भूमि, इसको बोल सकते हो दुर्ग हाईलैंड इज एक्सपेंडेड इन मोहेला मानपुर एंड बालोद डिस्ट्रिक्ट्स। दूसरा चीज़ है दुर्ग उच्च भूमि के बारे में कि ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए एनरिच है। परफेक्ट। तो ये जो है आपका लौह अयस्क, परफेक्ट है, लौह अयस्क, इट इज एनरिच विद आयरन ओर्स। यहाँ तक क्लियर है, ये आयरन ओर्स के लिए एनरिच है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे, इवन तीसरी चीज़ है यहाँ पे, आपको पता होगा दल्ली राजहरा हिल, ठीक है, दल्ली राजहरा की पहाड़ी, दल्ली राजहरा की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार आपका दुर्ग उच्च भूमि के बारे में भी हो गया। दुर्ग उच्च भूमि कहाँ पे है, परफेक्ट है। आपको पता है दल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बालोद में। तो बालोद जब दुर्ग उच्च भूमि के अंतर्गत आ रहा है, दल्ली राजहरा पहाड़ी किसके अंतर्गत आएगा, दुर्ग उच्च भूमि। परफेक्ट। अब नेक्स्ट इसके आगे रहेगा जो कि आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि पे बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ याद हो गया होगा, ठीक है, मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ मैप आपको बना के मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पता है आपका धमतरी, ठीक है, ये आपका धमतरी एग्जैक्ट है, यहीं पे धमतरी, परफेक्ट है। आपको पता है ये 2 भागों में डिवाइड है, क्लियर है, 2 भाग में डिवाइड है। तो ये आपका गरियाबंद है, ये आपका महासमुंद है, ऐसा ही है। तो आप मेरे को बताओ, ये धमतरी और महासमुंद जब हम कह रहे हैं उच्च भूमि, तो ये ऐसा ही होगा। तो बीच में कौन सा जिला आ रहा है, गरियाबंद, ये आपका गरियाबंद है, ये आपका महासमुंद है, ये आपका धमतरी है। जब धमतरी और महासमुंद उच्च भूमि है, ये दोनों में फैला हुआ है, तो बीच में कौन सा आ रहा है, गरियाबंद। यही कारण है कि जो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है, ठीक है, धमतरी महासमुंद हाईलैंड और अपलैंड आर रिलीफ, परफेक्ट है, इज एक्सपेंडेड इन गरियाबंद महासमुंद इन धमतरी, इवन धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, परफेक्ट है। तो अब हम तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं जो कि आपका रहेगा धमतरी महासमुंद, ठीक है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, परफेक्ट है, ऐसे लिखा जाता है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। इसको एक एक करके आप लिखेंगे। पहला चीज़ इसके विस्तार में देखेंगे कि ये जो आपका विस्तार है, इसका जो विस्तार है आपका धमतरी में रहेगा, गरियाबंद रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और महासमुंद रहेगा, परफेक्ट है। तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के अंतर्गत ये पहला चीज़ आपका विस्तार हो जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि धमतरी महासमुंद उच्च भूमि ये जो आपका राज्य के आपका हो जाएगा वो पूर्व दिशा में स्थित है। तो धमतरी महासमुंद अपलैंड इज लोकेटेड, ठीक है, इज लोकेटेड टू वेस्ट या फिर ईस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, परफेक्ट है। तो ये रहेगा आपका ईस्ट पार्ट में, यानी कि ये पूर्व दिशा में स्थित है।
इसकी स्थिति यही है। इसके पहले हमने जो यहाँ पे आपको याद होगा जो कि दुर्ग उच्च भूमि के बारे में बात किए हैं, उसका कौन सा रहेगा, वेस्ट पार्ट। ठीक है, तो दुर्ग जो हाईलैंड है, दुर्ग हाईलैंड इज लोकेटेड टू वेस्ट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, वेस्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आपका वेस्ट पार्ट में था। और ये कौन से पार्ट में, पूर्व दिशा में है, ईस्ट पार्ट में है। ऐसा आपको ट्रेस करना है। तो ये तो रहा आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, इतने ही है। इसके आगे और कुछ होगा वो अगले वाला प्राकृतिक प्रदेश में वो जरूर आएगा। परफेक्ट है। तो जहाँ तक आपको पढ़ना है वो मैं एक एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। इसके आगे एक बचता है जो कि आपको बस्तर का मैदान होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर मैदान, जैसा कि आपको पता है कि बस्तर का मैदान बस्तर का पठार है। और बस्तर के पठार के बारे में आपको पता ही है कि प्लेटू ऑफ बस्तर, ठीक है, इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ प्लेटू ऑफ दंडकारण्य, मतलब उसको दंडकारण्य का पठार भी आप लिख सकते हो। परफेक्ट, दंडकारण्य पठार, इसको बस्तर का पठार भी कहते हैं, याद रखेंगे। तो बस्तर के पठार के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर दंडकारण्य पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे बस्तर का पठार भी कहते हैं। पहला लाइन यही होगा। ठीक है, बस्तर का पठार भी कहते हैं। दूसरा चीज़ है इसका विस्तार। परफेक्ट है, इसका जो विस्तार है 2 जिला। ठीक, आप देखेंगे पहले बस्तर का मैदान मैंने कहा था बीजापुर और सुकमा, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे। मैदान आप हमेशा याद रखेंगे जो आपका ये कोंडागांव हो जाएगा। परफेक्ट है, कोंडागांव हो जाएगा। और ये आपको बस्तर, तो बस्तर और कोंडागांव में, परफेक्ट है, बस्तर और कोंडागांव में ये दोनों जगह पे विस्तृत है। कौन सा, बस्तर का पठार। अगर मैं मैदान यूज़ कर रहा हूँगा तो उसको पठार ही लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बस्तर का मैदान पढ़ा क्या है तो मुंह में वही हो जा रहा है। तो विस्तार में देखेंगे जो बस्तर का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, ये जो आपका रहेगा कोंडागांव। इवन दंडकारण्य तो पूरा क्षेत्र को बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट पठार बस्तर का पठार बोला जाए तो ये जो है यहाँ तक आपका रहेगा। इसे दंडकारण्य का पठार भी कहा जाता है। इवन यहाँ पे आपको बस्तर का पठार लिखना है हेडलाइन में। परफेक्ट है, उसके बाद लिख सकते हो आप दंडकारण्य का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा दंडकारण्य का क्षेत्र है। ठीक है, ये इसको ध्यान देंगे, इसको आप बस्तर का पठार लिखेंगे। परफेक्ट है, बस्तर का पठार लिखेंगे। और इसको किस नाम से जाना जाता है, दंडकारण्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि पूरे दंडकारण्य के बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है प्राकृतिक प्रदेश में बार बार बता रहा हूँ, इसके अगला वाला टॉपिक ही एक टॉपिक बना के है भौतिक विशेषताएं के बाद। वहाँ पे एक एक बहुत डीप में पढ़ना है। पूर्वी बघेलखंड पठार को भी पढ़ना है, पाठ को भी पढ़ना है, जिसके बाद मैं पाठ का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ का मैदान आपको बताया, उसके बारे में बहुत डीप जाना है, और दंडकारण्य का पठार। तो यहाँ पे जितना बता रहा हूँ उतना ही यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये कोंडागांव हो जाएगा और फिर आपका बस्तर। ठीक, यहाँ पे इसका विस्तार है। तो बस्तर का मैदान कोंडागांव और बस्तर में विस्तार है। आपको पता है जो बस्तर है ये मिनरल से, ठीक है, मिनरल से आपका हो जाता है आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, मिनरल का भंडार है। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। इट मीन्स ये जो है आपका खनिज संपन्न है। ठीक है, खनिज, ठीक है, खनिजों से संपन्न है। और एक चीज़ है ये जो है आपका सघन वनों से आच्छादित है, डेंस फॉरेस्ट, वनों से आच्छादित है। तो ये तो रहा आपका कौन से बारे में हो जाएगा, पठार के बारे में। ठीक है, ये आपका पठार। तो 3 चीज़ों पे आपने बात कर ली है। पहाड़ियों पे हो गया है आपका, और उसके बाद आज की जो क्लास की शुरुआत में ही हमने आपका हो जाएगा मैदानों पे बात कर ली है। फिर आपका अभी पठारों पे हो गई है। पाठ प्रदेश देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ प्रदेश, पाठ प्रदेश देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पाठ प्रदेश में देखेंगे कितना चीज़ है कि पाठ प्रदेश जो है सबसे पहले तो इसका विस्तार आप देख लेंगे, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, पाठ प्रदेश सिर्फ जसपुर में संपूर्ण तरीके से विस्तारित है। यानी कि जसपुर का संपूर्ण जिला, यानी कि संपूर्ण जसपुर इसको आप लिख सकते हो। तो मुख्यतः जसपुर में, पूरे जसपुर में ये विस्तारित है। आंशिक रूप से या फिर पार्शियली उसको बोल सकते हो सरगुजा में। ठीक है, यानी कि कुछ क्षेत्र सरगुजा कहा जाता है, मैन पाट और सीतापुर वाला क्षेत्र आ जाता है। इसमें आप लिख सकते हो मैन पाट और सीतापुर का क्षेत्र। परफेक्ट है। और कुछ यहाँ पे बलरामपुर का क्षेत्र आ जाता है। अब बलरामपुर में भी स्पेशली पूछे तो याद रखेंगे कुसमी हो जाता है, कुसमी हो जाएगा आपका। और एक चीज़ इसमें हो जाएगा जो कि रहेगा आपका सामरी क्षेत्र। परफेक्ट है। तो इसके विस्तार में देखेंगे संपूर्ण जसपुर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सरगुजा का कुछ क्षेत्र आ जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया है सरगुजा मैन पाट और फिर सीतापुर वाला रहेगा आपका। और ये सामरी क्षेत्र हो जाएगा। और फिर आपका एक चीज़ मैंने कहा है कि ये बलरामपुर के अंतर्गत
कुसमी में रहेगा। परफेक्ट है। तो ये तो रहा इसके विस्तार के बारे में। इसके आगे चलेंगे कि इसका जो स्थिति है वो कहाँ पे है, एक कौन सी दिशा में लोकेटेड है। तो पार्ट रीजन, ये पार्ट क्षेत्र है आपका, ठीक है, ठीक है। तो पार्ट रीजन आपका बता दूं मैं, ये है आपका पार्ट रीजन वाला क्षेत्र। परफेक्ट है, जहाँ पे संपूर्ण आपका जसपुर आ जाता है, पर संपूर्ण जसपुर आ जाता है, बलरामपुर का कुछ क्षेत्र आ जाता है, और फिर आपको सरगुजा का कुछ क्षेत्र आ जाता है, और संपूर्ण जसपुर आ जाता है। ये आपको पार्ट क्षेत्र है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसके क्षेत्र के बारे में दिशा हम पूछे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में ये आपको बताना है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में यहाँ पे स्थित है, पूर्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड टू नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आपका हो जाएगा पूर्व क्षेत्र में, कौन सा, उत्तर, उत्तर पूर्व क्षेत्र में इसका विस्तार है, ठीक है। और इसका विस्तार इन जिलों पे है। अब देखेंगे प्रमुख पाठ, क्लियर है, प्रमुख पाठ कौन कौन से हैं। तो इसके आगे मैं मिटा दूं क्योंकि बहुत लंबा है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। परफेक्ट, चल सिर्फ पाठ बाकी है, तो मैं पाठ को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो पाठ देखेंगे, प्रमुख पाठ में आपने सुना होगा जारंग पाठ, पंडरा पाठ, ये सब चीज़ आपको देखना है। जारंग पाठ, पंडरा पाठ, सामरी पाठ, फिर आपका जमीर पाठ, लहसन पाठ। तो सबसे पहले मैंने कहा है जसपुर विस्तार है, तो जसपुर में कौन कौन से पास है, ठीक है। तो ये हमने मान के चलो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जसपुर है। परफेक्ट, जसपुर है। तो यहाँ पे आपका जसपुर पाठ है, और यहाँ पे आपका कौन सा रहेगा, पंडरा पाठ है। तो जसपुर में दो पाठ है। पहला मैंने क्या कहा है, जसपुर पाठ, खुद जसपुर एक पाठ है, जसपुर पाठ, और दूसरा क्या कहा मैंने, पंडरा पाठ, ठीक है, पंडरा पाठ, क्लियर है। तो जसपुर पाठ, पंडरा पाठ, दो ठो पाठ कहाँ पे है, जसपुर जिले में। परफेक्ट है। उसके बाद आते हैं, मैंने अभी कहा है बलरामपुर का कुछ हिस्सा आ जाता है जो कि सामरी पाठ, और फिर एक सामरी क्षेत्र आ जाता है, और एक आ जाता है आपका कुसमी वाला। परफेक्ट है, कुसमी वाला आ जाता है। तो बलरामपुर में देखेंगे कौन कौन से पाठ हैं, ठीक है। तो बलरामपुर में आता है आपका सामरी पाठ, सामरी पाठ आ जाता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। सामरी पाठ आ जाता है, पूरा लिखेंगे। और एक चीज़ आता है लहसन पाठ, लहसन पाठ, और एक चीज़ आता है सामरी लहसन हो जाएगा जमीर पाठ, जमीर पाठ। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक विस्तार मैंने वो कहा है, ये और कहा है जो आपका जसपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, एक हो जाएगा आपका सरगुजा। सरगुजा में भी मैंने विस्तार कहा है। तो सरगुजा में दो चीज़ आता है, लिखेंगे मैन पार्ट आ जाता है एक ठो, ठीक, मैन पार्ट आ जाता है, और एक चीज़ और इसमें आ जाता है जो कि रहेगा आपका मैन पार्ट हो जाएगा, और एक रहेगा आपका जारंग पार्ट। परफेक्ट, जारंग पार्ट, जिससे पहले इसको बलरामपुर और जसपुर या फिर बलरामपुर के साथ एक साथ लिया जाता था, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे सरगुजा के अंतर्गत जारंग पार्ट है। तो सरगुजा में दो पार्ट है, मैन पार्ट, जारंग पार्ट। अब तक आपने क्या देखा, जसपुर में आपका जसपुर पार्ट है, परफेक्ट है, और पंडरा पार्ट है। एक एक के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि फिर मैं बता दूं प्राकृतिक प्रदेश वाला में आएगा। ये इंट्रोडक्शन है, भौतिक विशेषताओं में इतना ही पढ़ा जाता है, क्लियर है। तो बलरामपुर के अंतर्गत देखेंगे सामरी पाठ है, आपका लहसन पाठ है, जमीर पाठ है। उसके बाद सरगुजा के अंतर्गत देखेंगे मैन पाठ है, जारंग पाठ है। इसका डिटेल यही भी पढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राकृतिक प्रदेश में आपका क्योंकि डिटेल में वहाँ पढ़ना होता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ वहाँ अच्छे से पढ़ाऊँ। तो ये थोड़ा एक चीज़ याद रखेंगे, सामरी पाठ, यहाँ पे मैं इसकी स्थिति बता दूँ, ये आपको बलरामपुर है, ठीक है, बलरामपुर है। तो देखेंगे कैसे यहाँ पे है, तो ये बीच में है आपका सामरी पाठ, ये आपका सामरी पाठ है, सामरी पाठ एस। अब देखना है जो लहसन पाठ है सामरी पाठ के पश्चिम में स्थित है, तो यहाँ पे आपका लहसन पाठ है, कोई दिक्कत। और जो जमीर पाठ है लहसन सामरी पाठ के पूर्व में स्थित है, तो ये तो रहेगा आपका कौन सा, जमीर पाठ, कोई दिक्कत है। तो दिशा के साथ भी याद रखो, सबसे पहले तो पूरा पाठ का ही दिशा पूर्व आपका उत्तर पूर्व में है, परफेक्ट है। उसके बाद जो आपका जसपुर में जसपुर पाठ ये है आपका, मैंने बताया है, और ये आपका हो जाएगा पंडरा पाठ। तो देखेंगे जसपुर पाठ कहाँ है और पंडरा पाठ कहाँ है, स्थिति पूछ देगा कि जसपुर पाठ की किस दिशा में पंडरा पाठ है, तो जसपुर पाठ की इसमें पंडरा पाठ हो जाएगा। सामरी पाठ यहाँ है, तो सामरी के पश्चिम में आपका लहसन पाठ है, और सामरी के जो आपका पूर्व में कौन सा रहेगा आपका जमीर पाठ है, ठीक है, और बलरामपुर के अंतर्गत ये बलरामपुर जिला है। अब सरगुजा की बात करें तो सरगुजा आपको पता है, सरगुजा तो यहाँ पे है अपना, क्लियर है। मैप छोटा है
लेकिन ऐसा ही है, परफेक्ट है। मैप बड़ा रहने से मैं एग्जैक्ट स्थिति पे बताता। सरगुजा देखेंगे मैन पार्ट कहाँ पे और फिर जारंग पार्ट कहाँ पे है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, इसी को पूछ दे, ठीक है। ये आपका मैन पार्ट हो जाएगा, ये आपका जारंग पार्ट हो जाएगा, परफेक्ट है। तो ये आपका मैन पार्ट है, ये आपका जारंग पार्ट है। तो इस प्रकार आपका पाठ क्षेत्र भी खत्म होता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने भौतिक विशेषताएं खत्म कर लिए। भले 2 क्लास लगे, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि बिगिनर्स को भी हमें लेकर चलना है। क्योंकि जिसे मैप आती है उसके लिए तो ये आसान है ही, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नहीं, आपकी प्राकृतिक प्रदेश वाला ही वीडियो आएगा, कल या परसों डल जाएगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फ्री रहिए, फ्री पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।